अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। कुछ लोग तो हालात के मारे होते हैं, कुछ गैर मामूली तब करते हैं जब इनके पास कोई और राह ना बचे, मगर कुछ लोग तो जानते बूझते ऐसी राह चुनते हैं जो किसी तौर पर भी माशरे की बका के लिए ठीक नहीं होती। मैंने जिंदगी को खेल समझ कर ही जी रही थी, मगर इस खेल की असल हकीकत तो मुझे वो लड़की दिखा गई। जब से वो लड़की मेरे साथ इस सफ़र पर रवाना हुई थी, उसकी हरकतें कुछ अजीब सी महसूस हो रही थी। अब मैं उसको अपने घर लेकर आई थी और मैंने कहा कि तुम कमरे में बैठो, मैं अभी आता हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ लड़के की तरह सलूक कर रही थी। मैंने कहा कि इतनी सारी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया ये भी इन्हीं में से एक ही है। जब मैं कमरे में वापस गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान, मेरे हाथों में पसीना आना शुरू हो गया और गला खुश्क हो गया। मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे तुम्हारी हकीकत के बारे में नहीं पता? मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम मर्द नहीं औरत हो। पर यकीन करो कि इस वक्त मुझ पर ज़्यादा खुशी और कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा यही चाहती थी। अब मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना दूंगी। वो मेरी तरफ बढ़ी तो मुझे मेरे पेट में अचानक से दर्द महसूस हुआ और इसके बाद मुझे याद नहीं कि कब तक उसने मेरे साथ वो सब। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे मेरे सारे ख़ानदान वाले बहुत अरसे बाद देखने वाले थे, क्योंकि मैं शहर में पढ़ाई करने के लिए आ गई थी। उन्होंने मुझे आखिरी दफ़ा जब देखा, इस वक्त मैं 10 साल की थी और अब 20 साल की हो चुकी थी। जब से अम्मी को पता चला था कि इन लोगों ने मुझे भी बुलाया है, अम्मी इधर उधर भाग रही थी। कभी मेरे लिए कोई जोड़ा निकाल के लाती, तो कभी कोई जोड़ा और उसके साथ लाल लिपस्टिक लगा ले कहती। कभी कहती अच्छा सा तैयार हो जा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी क्या चाह रही थी। ना तो मेरा कोई रिश्ते का मामला था और ना ही किसी लड़के ने मुझे देखना था। फिर ये सब क्या था? जब हम लोग इस शादी में पहुंच गए, जहाँ पे बहुत अरसे बाद सारा खानदान इकट्ठा हो रहा था, तो मेरी अम्मी के चेहरे पे थोड़ी देर उदासी छा गई, क्योंकि बात ही ऐसी हुई। सबने कहा कि ये रुबीना है ना, इसका नाम रुबीना नहीं जफर रख दो, ये तो बिल्कुल लड़का लग रही है। तौबा तौबा, इसमें तो कोई निस्वानियत ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा अजीब से खदोखाल है। एक तो कद इतना लंबा, कंधे चौड़े चौड़े, शक्ल भी अजीब सी है, नाक भी चौड़ा, सांवला मुंह, रंग भी गंदे, और हाथ पांव देखो कैसे बड़े बड़े हैं। मेरे पाँव में 11 नंबर का जूता आता था और उंगलियों में अंगूठी सिर्फ छोटी उंगली में आती थी, क्योंकि वैसे मेरी उंगलियां बहुत चौड़ी थी। मैं अपनी दादी पे गई थी, वो भी इसी तरह की औरत थी। रंग भी मेरा काला था और नैन नक्श में भी कोई नज़ाकत नहीं थी, और जिस औरत का कद लंबा होता है वो वैसे ही अपनी नज़ाकत खो देती है। ये तो फिर उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, या क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल भी कोई ऐसा, इसलिए मैं बहुत मुश्किल में लड़की लगती थी। तभी मेरी माँ मुझे ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप करवा कर लेकर गई थी और मुझे कहा था कि बाल भी खोल दे। मेरे बाल भी लंबे नहीं होते थे, बाल भी बहुत छोटे थे। मेरी अम्मी उदास हो गई। अम्मी ने कहा कि अगर इसी तरह रहा तो तुमसे शादी करने पर कौन रजामंद होगा? कोई राजी नहीं होगा। मैंने कहा कि कोई लड़की ही कर लेगी मुझसे शादी, तो अम्मी ने कहा कि सबके सामने तेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारूंगी। कैसी बातें कर रही है? मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। अम्मी आप परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी को तसल्ली तो दे दी, लेकिन इस दिन अम्मी के दिल में लोगों की बातें ऐसी चुभी कि अम्मी बहुत दिन उदास रही और मैंने फिर से शहर आके अपनी बाकी की पढ़ाई शुरू कर दी। मुझे पता था कि शक्ल मेरी इस काबिल नहीं थी कि कोई मुझे पसंद करके अपने घर की बहू बना ले, इसलिए मुझे किसी बड़े ओहदे पर फाइज होना पड़ेगा और अच्छी तालीम हासिल करनी पड़ेगी ताकि मुझे अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन मैं एक दो नंबरों से रह गई और अफसर नहीं बन पाई, पर तालीम मुकम्मल थी। पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद मुझे मेरी दोस्त ने ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने मेरी मदद की, मुझे बहुत सारे मामला समझाए और मैं एक नया कारोबार शुरू कर लिया। जब मैंने अपने गांव के छोटे से घर की मरम्मत शुरू कराई, तो लोगों ने बहुत सवाल किए कि इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। इनके तो बाप भी इस दुनिया से चला गया है, लेकिन मेरे पास थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा पैसे थे। और पैसे कहाँ से आते थे वो कोई नहीं जानता, वो तो अपनी उंगलियां तक चबाना जाता कि ऐसा होता है। कहते हैं अगर इंसान अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बना ले तो फिर उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल होता है, पर मैंने यही किया था। मेरी यही कमज़ोरी थी ना कि मैं औरत होकर मर्द जैसी लगती थी, तो फिर मैंने मर्द ही बनना था। यानी कि मैं एक काम करती थी जिसमें अपने आप को बिल्कुल मर्द बना लेती थी। मर्द जैसे कपड़े, मर्द जैसे जूते, शक्ल भी वैसी, कानों के पास थोड़ी स्याही और नकली बाल भी लगा लेती थी ताकि मैं एक नौजवान लड़का लगूं। मैं ईरान चली जाती और वहाँ पे लड़कियों की खरीदो फरोख्त का काम करती।
वहाँ से लड़कियों को खरीद लेती और फिर इनके साथ झूठा निकाह करके उनके साथ आती। वो यही समझती कि इनकी शादी किसी मर्द से हुई है और यहाँ पर आकर उन लड़कियों को बेच देती है। हाँ, ये दुनिया बड़ी बुरी है। इंसान को जब बुरी तरह से तोड़ देती है तो फिर उसके दिल में ये ख्याल नहीं आता कि मैं कोई नेक काम करता हूँ। फिर वो इसी तरह के काम करता है और इसका दिमाग हमेशा पूरी तरह से उल्टे कामों में ही चलता है। वो कभी भी फिर किसी के भले का नहीं सोच सकता। मुझे पता था कि ये काम गलत है, लेकिन मैं यही कर सकती थी। आप खुद सोचें कि इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने अपनी माँ के लिए सारी सहूलियात फराहम की, उनको ज़िंदगी की वो सारी चीज़ें दी जो उनके पास कभी नहीं थी। वो गांव में रहती थी, एक घर था जो कच्चा पक्का था। घर का साइज तो बड़ा था, लेकिन उसमें कोई भी सहूलत नहीं थी। हम लोग सीधे साधे लोग थे। मेरी माँ घरेलू कामकाज अच्छे से जानती थी। सारी औरत थी सादी सी, इसीलिए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। खैर, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपनी तरफ से सारे फ़राइज़ निभा दिए हैं, पर मेरी माँ खुश नहीं थी। मेरी हालत को देखकर उसे अजीब सी परेशानी रहती। उसे परेशानी में एक दिन वो इस दुनिया से चली गई। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैंने गाँव वाले घर को ताला लगा दिया और उसके बाद से हमेशा के लिए शहर में रहने लगी। और मेरे लिए ये सब करना भी आसान हो गया। इंसान जब अकेला होता है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, तो फिर वो किसी से भी नहीं डरता। वो कहते हैं ना कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं हो, उसे कभी डर नहीं लगता। मेरे साथ भी यही मामला हो गया था और अब मैं अपने काम को मज़ीद तेज़ी से करना शुरू कर चुकी थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपने बारे में लापरवाह थी। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मेरे हार्मोन्स का मसला है। मेरे में औरत वाले हार्मोन्स बहुत कम हैं, इसलिए मुझे कुछ दवाइयाँ वगैरह खानी होंगी। शायद 1-2 सर्जरियाँ भी करवानी पड़ें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। यानी कि एक लंबा प्रोसेस है ये, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम और पैसे भी लगेंगे और मुझे पूरी डेडिकेशन के साथ ये सब कुछ करना होगा और मेरे पास इतना वक्त तो नहीं था। पर मैंने सोच लिया था कि जब इसमें पैसे लगने ही हैं, तो फिर मेरे पास तो बहुत सारे पैसे होने चाहिए और अभी मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी। मैं चाहती थी कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँ और हर दफ़ा यही सोचती थी कि बस एक काम कर लूँ, इसके बाद नहीं करूँगी। लेकिन करते कराते मैंने न जाने कितनी लड़कियों को वहाँ से यहाँ किया और फिर इनको फ़रोख्त कर दिया। वो लड़कियाँ वहाँ से मिल तो जाती थी, जल्द ही बहुत बेवकूफ़ भी बन जाया करती थी, लेकिन इनका एक असूल था कि निकाह के बगैर वो वहाँ से आने की इजाज़त नहीं देते थे। वो लोग मजबूरी में अपनी बेटियों को बेच रहे थे। ऐसे लोग नहीं थे कि जानबूझकर बेच रहे हों, जिसमें इनका अपना फ़ायदा हो। इसीलिए निकाह करना लाज़मी शर्त हो जाती थी। इन लोगों को नहीं पता चलता था कि दरअसल में वो एक लड़का नहीं, वो लोग भी सादा लोग थे और देहाती थे, इसलिए ज़्यादा अक्लमंद नहीं थे। मैं एक साथ न जाने कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाती और इन लड़कियों को भी। मुझे रातों को बुरे बुरे ख्वाब भी आते थे। अच्छा नहीं लगता था, एहसास जुर्म रहता था। लेकिन इंसान खुद ही जहर का प्याला पी ले और कहे कि मेरी तो मौत लिखी थी, तो मैं तो मरने लगा हूँ। ऐसा नहीं होता। जब इंसान को पता हो कि वो जी सकता है, तो वो हर मुमकिन खुद को ज़िंदा रखने की कोशिश ज़रूर करता है। मुझे अपने बारे में सोचने का हक था, जैसे बाकी सब को होता है। क्या मैं नहीं जीना चाहती थी? और मैं ये ना करती तो फिर क्या करती? मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी थी, डिग्री भी बहुत अच्छी थी। एक दफ़ा मैं एक कंपनी में मुलाज़मत की गर्ज से गई। मैंने कहा कि मुझे नौकरी चाहिए। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर एक कॉलेज में गई, फिर किसी शॉपिंग मॉल में, फिर कुछ बैंक्स वगैरह में भी गई। उन लोगों ने बुरी तरह से इनकार कर दिया, जबकि मुझसे कम तालीम याफ्ता लोगों को वो नौकरी पर रख रहे थे। वहाँ बाहर ही एक लड़की बैठी थी। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि ये लोग तुम्हें कभी भी यहाँ जॉब नहीं करने देंगे। मैंने कहा कि क्यों? मेरी अम्मी ने अपने सारे जेवर बेच दिए मुझे पढ़ाने के लिए। मेरी डिग्री तो तुमसे भी अच्छी है और मेरा ख्वाब है ये सब कुछ करना। जब मुझ में बहुत ज़्यादा पैशन है, मैं डेडिकेशन के साथ ये काम करूँगी। उन्होंने कहा कि इस सबसे कुछ नहीं होता, क्योंकि आजकल डिग्री नहीं, लोग शक्ल देखते हैं। बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े स्कूल, बैंक्स, वो कहते हैं कि ऐसी लड़कियाँ हों जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हों, जिनको देख के ग्राहक का वहाँ से बाहर निकलने को भी दिल ना करे, और अच्छे माहौल में ऑफिस वगैरह का काम हो। या जिन लड़कियों को रखा जा रहा है ना, ये तुमसे बेशक तालीम में कम है, लेकिन इनकी शक्ल देखो, इनके फिगर देखो, इनकी जिसामत देखो कितनी खूबसूरत है, दुबली पतली नाजुक। ऐसी लड़कियों को आजकल रखा जाता है। तुम बस ख्वार होती रहोगी और सब में तुम्हें मुलाजमत नहीं मिलेगी। मेरा दिल इस दिन टूट गया था। शायद वो आखिरी कड़ी थी मेरे दिल के अंदर जो टूट चुकी थी, और अब मैं पूरी तरह से इस काम में लग गई थी। एक दिन इसी तरह मैं ईरान चली गई और एक खूबसूरत लड़की के साथ झूठा निकाह कर अब मैं उसे अपने साथ वापस लेकर आ रही थी। इस लड़की ने हिजाब पहना हुआ, उसका कद भी काफ़ी लंबा था
ये भी मुझे मेरे कद के बराबर ही लग रही थी, लेकिन दिखने में खूबसूरत थी। मैं हैरान थी कि मेरा भी तो कद लंबा है, लेकिन मेरी शक्ल बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। अगर मेरा कद भी इतना ही होता, लेकिन शक्ल इस जैसी खूबसूरत होती, तो मैं क्या क़यामत लगती। लेकिन मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी। हम लोग गाड़ी में बैठे थे, वो पीछे बैठी थी और मैं आगे। मुझे मर्दों की तरह चाल ढाल भी सीखनी थी, जो कि मैंने बहुत जल्दी सीख ली थी, और आवाज़ भारी करना भी मुझे खूब आता था। फिर ज़ाहिर है, जब इंसान किसी काम में पड़ जाए तो सारे पैंतरे सीख के चलना पड़ता है। कभी कभी तो मुझे हंसी आती थी कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं, इनको समझ नहीं आती कि दरअसल मैं एक लड़की हूँ, लड़का नहीं। और जब मैं निकाह कबूल करता था, यानी कि करती थी, तो मुझे खुद पे भी हंसी आने लगती थी। मेरे पास बहुत सारी दौलत जमा हो चुकी थी। मैंने शहर में एक बहुत अच्छी जगह पे फ्लैट ले लिया था, और जिसकी कीमत करोड़ों में थी। मैंने गाड़ी भी रखी हुई थी, बहुत महंगा मोबाइल रखा हुआ था। मैं होटल से ही खाना खाती थी और हमेशा अच्छी जगह पे जाया करती थी। मुझे लोग अजीब नज़रों से देखते थे। एक दफ़ा तो होटल में एक औरत ने मुझसे डायरेक्ट ही एक सवाल कर लिया था, क्योंकि अब मैं बड़े शहर में रहती थी। उसने कहा कि आप ट्रांसजेंडर हैं, तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि जी नहीं, मैं लड़की हूँ। उन्होंने कहा कि हमने तो यूं ही सवाल कर लिया, दरअसल आप बिल्कुल ट्रांसजेंडर लगती हैं, इसीलिए हमें लगा कि शायद आप नई नई कन्वर्ट हुई हैं। मैंने भी गुस्से में कह दिया कि लगता है आप कन्वर्ट हुई हैं, इसीलिए आपको सारे अपने जैसे लग रहे हैं। उसने मुझे दो चार बातें सुनाई, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। ऐसी बातें सुन के मुझे वक्ती तौर पर तो गुस्सा आता था, लेकिन कभी कभी रात को अगर मैं ये सब कुछ सोचती थी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मेरी अम्मी बेचारी इसी फिक्र में इस दुनिया से चली गई कि तेरा क्या बनेगा, तुझे कैसे कोई मर्द पसंद करेगा। अरे तुझे नहीं पता, मर्दों की सोच बड़ी अजीब होती है। मैं अम्मी को कहती थी कि अम्मी, आपको तो गांव की औरत है, क्या गांव में भी इस तरह के मर्द पाए जाते हैं? तो मेरी अम्मी मुझे समझाती थी कि मर्द तो मर्द होता है, सारे मर्दों की एक जैसी ख्वाहिशात होती हैं, और जो औरत उनकी ख्वाहिशात पे पूरी नहीं उतरती, वो उसको कभी भी अच्छे तरीके से अपने साथ नहीं रखते। मर्द को औरत की ज़ुबान का गिला करते हुए भी बहुत देखा होगा, लेकिन खूबसूरत औरतों की ज़ुबान भी वो बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि असल मसला तो उसे ज़ुबान या घर के कामों से या इज़्ज़त तमीज़ वाली औरत से नहीं होता। असल मसला उसे मोहब्बत और प्यार देने वाली औरत से ही होता है। यानी उसका मसला प्यार होता है, और अगर उसे प्यार देने वाली औरत मिल रही है तो वो उसकी कमज़ोरी, कड़वी बातें भी सब सुन लेता है और उसके नाज नखरे भी उठा लेता है। वो खाना नहीं बनाती तो खाना होटल से ले आता है, मगर घर साफ नहीं करती तो गंदी जगह पर बैठ जाता है। लेकिन मर्द का मरकज़ कुछ और ही होता है। और अगर तू पढ़ लिख भी जाएगी, लेकिन तेरे पास ये सब कुछ नहीं होगा, तो कभी अपने शौहर को खुश नहीं रख पाएगी, और तेरा शौहर हमेशा दूसरी औरतों के पीछे लगा रहेगा। कभी कभी अम्मी की ये बात मुझे याद आती थी, जब तो मेरा दिल बहुत जलता था। लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। मैं अपने आप को औरत बनाने के लिए भी बहुत कुछ करती थी, लेकिन फिर मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया। जब से इन कामों में पड़ी तो सब जैसी दुनिया के सामने वैसी ही पेश आती थी, लेकिन अब मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस औरत के साथ मैं वापस आ रही थी और ये सारी बातें रास्ते में सोच रही थी, क्योंकि जब इंसान सफ़र में होता है तो उसने कुछ ना कुछ तो सोचना ही होता है, और उसके पास करने के लिए क्या होता है। इस लड़की ने अपना नाम फरजाना बताया था। मैंने उसको अपने घर में एक कमरे में बिठाया और कहा कि मैं आती हूँ। दरअसल जिस आदमी के साथ मैंने उसका सौदा किया था वो अभी तक आया नहीं था। मैं बाहर सड़क पर निकल आई और देखने लगी कि वो कहाँ रह गया है। रात को इस टाइम अगर कोई गाड़ी मेरे घर के पास आती तो वो इसी आदमी की होगी। उसने कहा था कि वो जल्द ही यहाँ पहुँच जाएगा। यह आदमी बुरी नीयत का नहीं था। इसने कहा था कि ये इस लड़की के साथ निकाह करना चाहता है। मैंने कहा था कि तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम चाहे निकाह करो चाहे ना करो, ये तो तुम्हारा अपना कॉल ऑफ फेल है। उसने कहा कि नहीं, मेरी बीवी मुझसे तलाक लेकर अलग हो चुकी है और मेरे दो ही बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं। इनको अपने साथ रखा है मैंने, इसलिए मैं शादी करना चाहता था। लेकिन मेरी पहली बीवी मेरी पसंद की नहीं थी, इसलिए सोचा कि किसी खूबसूरत लड़की से शादी की जाए, तो तुमसे रब्ता किया। मुझे ख़ानदान में किसी ने रिश्ता नहीं दिया, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मैंने अपनी पहली बीवी के लिए ऐसे हालात पैदा किए कि वो तलाक लेकर ही वापस लौटी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे उसने काफ़ी कहानियाँ सुनाई थी, पता नहीं क्या सच था क्या झूठ था, पर वो आदमी बुरा नहीं था। इतनी तो मुझे भी लोगों की पहचान हो गई थी। मैंने उसे कहा था कि टाइम पर पहुंच जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। मैं ज़्यादा देर तक किसी भी लड़की को अपने घर में नहीं रखती थी। पहले तो ऐसा होता था कि पहले से ही सब कुछ तय होता था, तो इसी जगह पर उसे पहुंचा देती थी, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा देर अपने साथ रखने में मेरा नुकसान था। कहीं इनको शक न पड़ जाता कि मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं। और ये लड़की तो बहुत ज़्यादा बेपर्दा थी। इसने तो सर भी झुकाया हुआ था, एक भी नज़र मुझे देखा तक नहीं था। इसीलिए शायद इसको
अपने साथ लेके आ गई। मुझे इससे ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन अब वो शख्स कहाँ रह गया था? मैं बार बार उसे फ़ोन कर रही थी, जब अचानक से उसका फ़ोन मुझे आया। मैंने फ़ौरन फ़ोन कान से लगाया। मैंने कहा कि कहाँ रह गए हो? सेठ, तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हें कोई परवाह नहीं? उसने कहा कि यार, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। मेरी बेटी की तबीयत बहुत सख्त ख़राब हो गई है। मैं उसे लेके अस्पताल में खड़ा हूँ। अभी तो डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पा रहे, बहुत मसला है। तुम एक काम करो, तुम किसी तरह रात गुजार लो और मैं सुबह आके इसे ले जाऊंगा। मैंने कहा कि तुम्हें पता है ये सब मेरे लिए आसान नहीं है, और फिर भी तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। उसने कहा कि बेटी का सवाल है, औलाद है मेरी। मैंने कहा कि औलाद का इतना ख्याल है तो फिर ये सब दिल पे शौरी ना किया करो। मैं अपने ग्राहकों के साथ इसी तरह बात करती थी, गुस्से से, ताकि उनके दिल में कोई और बात ना आए। आवाज़ मेरी अपनी भी बहुत भारी थी, पर इसने नहीं आना था। इसने कह दिया था कि वो नहीं आ सकता। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन सुबह टाइम से पहले ही आ जाना। मैं वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। मैंने सोचा कि इसको कह दूंगी कि तुम इस कमरे में सो जाओ और खुद दूसरे कमरे में जाके सो जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत नींद आई हुई थी। मैंने कहा कि इसकी नज़रों में तो इसका शौहर मैं हूँ, तो इसे मेरी बात तो माननी ही चाहिए। मैं दिल ही दिल में हंस रही थी कि गोया आज तो सुहागरात वाला सीन बन गया है। उसे यही सोच रही होगी कि आज उसकी सुहागरात है, लेकिन उसे क्या पता था कि हकीकत क्या है। मुझे हंसी भी आ रही थी और अजीब सा भी महसूस हो रहा था। मैंने सोचा कि इसके खाने के लिए कुछ ले लेती हूँ, नहीं तो सारी रात भूखी बैठी रहेगी। कॉलोनी में रहती थी और कॉलोनी के अंदर ही एक बेकरी बनी हुई थी। वहाँ से मैंने उसके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें पैक करवा ली और उसके कमरे में गई तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गई। मेरी जगह अगर कोई और सचमुच का मर्द होता तो आज उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होता। जिस लड़की को मैं बहुत पर्दा समझ रही थी, वो पर्दा लड़की अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके, सारे हथियारों से लेस करके इस तरह बैठी थी कि अगर आज उसका शौहर उसके सामने होता तो वो ज़िंदगी भर के लिए उसका दीवाना हो जाता। मैंने खाने का शॉपर एक तरफ रखा और मैंने कहा कि ये सब क्या है? तो उसने कहा कि आप तो मेरे शौहर हैं, इसीलिए। मुझे मेरी सहेलियों ने बताया था कि आपको ये सब कुछ अच्छा लगेगा। मैंने कहा कि जाओ जाके कपड़े बदलो। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह के कपड़े पहनते हुए? मैंने गुस्से में कह दिया, क्योंकि मैं ज़ाहिर है उसे ऐसे देखना नहीं चाहती थी। वो भी मेरी तरह एक औरत थी। मेरे तो सर में सुई चुभना शुरू हो गई थी। ये किस किस्म की लड़की को मैं उठा लाई थी? शक्ल से तो ये बहुत ज़्यादा शरीफ लग रही थी, लेकिन हरकत इसने सबसे ज़्यादा अजीब कर डाली थी। वो भी ऐसा महसूस करवाने के लिए कि जैसे बहुत डर गई है और जाकर कपड़े बदल के वापस आ गई और अब मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी, मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मैंने कहा कि जाओ जाकर सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, फिर उसके बाद बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने ये बात बड़े बारोब अंदाज में गुस्से से कही और वहाँ से जाने ही लगी थी कि उसने अचानक ही मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा, और वो भी बहुत ज़्यादा मजबूती से, कि मैं हैरान रह गई कि ये क्या है। उसने कहा कि ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही समझ गई थी कि तुम एक मर्द नहीं बल्कि औरत हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी बड़ी पागल हूँ? जब उसने अपना लहजा भी बदल लिया और टोन भी, तो मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा और पहले तो अपना हाथ छुड़ा लिया। मैंने कहा कि क्या मतलब है, क्या कहना चाहती हो तुम? उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम कोई मर्द नहीं हो। तुमने मुझे वहाँ से ख़रीदा है और तुम शायद मुझे अपने साथ रखने की बजाय कुछ और ही करने वाली हो, क्योंकि तुम तो मुझे अपने साथ नहीं रख सकती। लेकिन तुम्हें एक बात बताती हूँ जिसे सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओ। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि तुम्हें मर्द बनने का शौक़ है ना बहुत, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जिसको तुम उठा के लाई हो ना, वो तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी रह सकती है। मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई मसला नहीं है। तुमने सुना नहीं, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा होता है। जब मैं अपने घर वालों को ये बात बताती थी तो उन्होंने कहा था कि शायद मुझ पे कोई आसेब का साया हो गया। उन्होंने मुझे बहुत मारा, मुझ पे दम दरूद करवाए, मुझे पीर बाबा के पास छोड़ गए। वहाँ पे पीर बाबा ने भी वही किया जो अक्सर पीर बाबा लोग करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। मुझ पर न जाने क्या क्या पढ़ के फूंका, मुझे किस किस चीज़ के धोखे दिए कि इसके दिमाग से ये बात निकल जाए और ये किसी मर्द से शादी करने के लिए राज़ी हो जाए। लेकिन मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए मैंने वहाँ पे बहुत मुश्किल में थी। फिर मौका मिलते ही मैं वहाँ से भाग गई। फिर मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया जिन्होंने तुम्हारे साथ मेरा निकाह भी पढ़वा दिया और सौदा भी किया। मैं अब इनकी कुछ नहीं लगती, पर मैं खामोश थी क्योंकि मुझे किसी और मुल्क जाने का मौका मिल रहा था। सोचा था कि शायद इसी मुल्क में ऐसे चली जाऊं जहां पर इन सारी बातों को लोग समझते हैं और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आ गई हूँ। उसने कहा कि तुम्हारा भी निकाह हो चुका है। मैंने कहा कि अपनी ज़ुबान बंद करो, किस किस्म की बातें कर रही हो? तो उसने कहा कि देखो, तुम्हें मेरी बात समझनी होगी। कोई मेरी बात नहीं समझता, मेरी कैफियत नहीं समझता। मैंने कहा कि कोई समझेगा भी नहीं। ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे इन सारी चीज़ों को समझा जाए। तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। उसने कहा, और तुम्हें किसकी ज़रूरत है? तुम्हारे बारे में मैं सबको बता दूँगी। मैंने कहा कि जब सबको बता दो
क्या कर लोगी तुम? तुम्हारे लिए एक आदमी आ रहा है, तुमसे शादी करना चाहता है, अच्छा इंसान है, उससे शादी करो और अपना घर बसाओ। तुम्हारे साथ यही होगा और इसको अपनी खुशकिस्मती समझना, क्योंकि वो तुम्हें अपनी बीवी बना रहा है। उसने कहा कि नहीं, मैं किसी मर्द से शादी नहीं करना चाहती, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। मेरा दिल तो किया कि उसके ऊपर थप्पड़ दे मारूं, पर साथ ही उसने ऐसी हरकत की कि मेरी आंखें ही फटी की फटी रह गई और मुझे ऐसे लगा कि मुझे उल्टी आ जाएगी। मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ और पेट से कोई हवा सी निकल के मेरे मुंह से बाहर आई और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मुझे अस्पताल वालों ने बताया कि आपको कोई लड़की यहाँ पर छोड़ कर गई थी, लेकिन अब वो लड़की कहाँ है हमें नहीं पता। मैं अस्पताल में 2-3 दिन रही और इसके बाद घर अपने वापस आ गई और उसके बाद वो लड़की मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। लेकिन उसके बाद मैंने तौबा कर ली और इस काम को छोड़ दिया। मुझे समझ आ गई कि ये सब कुछ बहुत गलत है। अब मैं दिन रात अल्लाह से माफ़िया मांगती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया। अनकरीब मेरी जान भी जा सकती है, क्योंकि कैंसर अभी शुरू की स्टेज से आगे बढ़ चुका है। लेकिन मैं दिन रात अल्लाह से माफ़िया मांगती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं तो जीना चाहती थी। हाँ, मैंने तरीका गलत अपनाया था, पर आप लोग ये बताएं कि मैं और क्या करती। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं जब इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है, डर लगता है, बुरे ख्वाब आने लगते हैं, अचानक से रोना शुरू कर देती हूँ, अचानक से परेशान हो जाती हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। मैंने जो सब किया वो एक मजबूरी के तहत किया, लेकिन अब शर्मिंदगी होती है कि जिन लड़कियों के साथ जुल्म किया उनकी बददुआएं मुझे लग गई। मैं पल पल मर रही हूँ और शायद यही मेरी सज़ा है। मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है आप सबसे, मेरे सुकून के लिए मेरे लिए ज़रूर दुआ करें, वगरना ये पछतावा कैंसर से भी पहले मेरी मौत का सबब बन जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती।